Assalamu alaikum dear students. This is Dr. Zahid Nazir. Dear students, in previous lecture we have discussed the role of biology in the welfare of mankind, जिसपे हमने चैप्टर कंप्लीट किया था प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, हमारा लास्ट टॉपिक था। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 2, द बायोमॉलिक्यूल्स। याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स की तो बायोमॉलिक्यूल्स जिन्हें हम नाम देते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ का नाम देते हैं। वो मॉलिक्यूल्स जो हमारे लाइफ प्रोसेस में रोल करते हैं, जो हमारी लाइफ कंपोजिशन में रोल करते हैं, जो हमारी लाइफ एक्टिविटीज़ में रोल करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को बायोमॉलिक्यूल कहा जाता है। और वो बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास आइदर प्रोटीन्स, देन कार्बोहाइड्रेट्स, आइदर लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये वो मॉलिक्यूल हैं जिन्हें बायोमॉलिक्यूल कहा जाता है। और जब हम बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चरल स्टडी करते हैं, फंक्शनल स्टडी करते हैं इन द लिविंग सिस्टम, और नीड्स की स्टडी करते हैं लिविंग सिस्टम में, तो याद रखिएगा उस साइंस को हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री। क्या नाम देते हैं? बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। तो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो शॉर्टकट वर्ड्स में हम लिख रहे होते हैं केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ लिख रहे होते हैं, या दूसरे लफ्जों में लिखते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस, या लिख रहे होते हैं कि इट डील्स विद द बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल reactions, or we can say that the biochemical process की जो साइंस है उसे नाम दिया जाएगा बायोकेमिस्ट्री। तो याद रखिएगा कि बायोकेमिस्ट्री का, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का अगर हम रोल की बात कर रहे होते हैं या बायोकेमिकल प्रोसेस की बात कर रहे होते हैं, तो हमारी लाइफ में जो है वो सेलुलर फॉर्मेशन से लेकर रिप्रोडक्शन, देन इन द जेनेटिक्स एज वेल एज इन द न्यूट्रिशन, एज वेल एज जो है वो अदर जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं, इनके अंदर जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं उनकी साइंस को हम बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं, और जो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं उन्हें हम नाम देते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। जब हम बायोमॉलिक्यूल्स की तरफ जाते हैं और हम देखते हैं सेलुलर कंपोजिशन या सेल कंपोजिशन, तो याद रखिएगा सेलुलर कंपोजिशन में हमारे पास, या सेल कंपोजिशन की जब हम बात करें तो यू नो वेरी वेल कि सेल के अंदर हमारे पास जब सेल कंपोजिशन की बात करें तो एक टर्म हमारे पास इस्तेमाल होती, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, याद रखिएगा लिविंग मटेरियल ऑफ द लिविंग मटेरियल ऑफ सेल, सेल के लिविंग मटेरियल को हम नाम दे रहे होते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब वो फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, अब वो प्रोटोप्लाज्म आइदर साइटोप्लाज्मिक रीजन में हो, आइदर हमारे पास इन दी मेम्ब्रेन में हो,
आइदर न्यूक्लियस में हो, सेल के किसी भी हिस्से में जो पाया जाने वाला लिविंग मटेरियल है, इसे कलेक्टिवली हम नाम दे रहे होते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब देखें यहां पर जो इन द सेल मेम्ब्रेन है, इस मटेरियल को नाम देंगे हम दी मेम्ब्रेन प्लाज्मा। क्या नाम देंगे? मेम्ब्रेन प्लाज्मा का नाम देंगे। जो मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब वो मेम्ब्रेन प्लाज्मा हो, साइटोप्लाज्म हो या न्यूक्लियोप्लाज्म हो, कलेक्टिवली हम नाम देते हैं द प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन अगर देखी जाए तो इसमें 70 to 90% क्या होता है? वाटर होता है, और अलॉन्ग विथ बायोमॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। और बायोमॉलिक्यूल से बाखूबी वाकिफ है, हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ा था कि दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास इन बायोमॉलिक्यूल्स की जब हम कंपोजिशन आगे देखते हैं, इसकी बायोमॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमारा चैप्टर कंप्लीटली बेस ही इसी पे कर रहा है। यू नो वेरी वेल द बायोमॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन में जिन एलिमेंट का रोल है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ये कितने एलिमेंट हैं? दीज आर 6 एलिमेंट। ये हमारे पास 6 एलिमेंट हैं एंड दे आर कॉल्ड एज एसेंशियल एलिमेंट। याद रखिएगा हमारे जितने भी बायोमॉलिक्यूल हैं उसका 98% जो है बेस्ड अपॉन these एलिमेंट्स पर बेस करते हैं। तो ये हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर के नाम से, जो कि बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और बायोमॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर जब मिलते हैं तो बनाते हैं हमारा प्रोटोप्लाज्म, सेलुलर कंपोनेंट, सेल के मटेरियल्स। लेकिन जब हम जनरली बात कर रहे होते हैं सेलुलर कंपोजिशन की, तो याद रखिएगा अगर हम एक मैमिलियन सेल की बात करें तो आपकी बुक के अंदर एक टेबल बना हुआ है, इसमें मैमिलियन सेल और दूसरा जो सेल कंपेयर किया गया है दैट इज दी बैक्टीरियल सेल। अब बैक्टीरियल सेल और मैमिलियन सेल को कंपेयर किया जाए तो याद रखिएगा जो वाटर कंपोजिशन होती है दैट इज 70% नियर बाय, सेम एज इन केस ऑफ द बैक्टीरियल सेल में भी 70% तक वाटर मौजूद होता है। अब जब हम बायोमॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो बायोमॉलिक्यूल में इन केस ऑफ द मैमिलियन सेल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग अप टू 18%, लेकिन यहां पर इन केस ऑफ बैक्टीरिया देयर विल बी अप टू 15% प्रोटीन्स। जब हम बात करते हैं लिपिड्स की या कार्बोहाइड्रेट्स की तो याद रखिएगा देयर विल बी 2 to 3%, सेम एज इन केस ऑफ the bacterial cell also 2 to 3%. Okay, then lipids में also the 3 to 4%, in case of bacterial cell भी 3 to 4%। लेकिन जब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की और बात करते हैं डीएनए की तो इन केस ऑफ 0.25% इन केस ऑफ डीएनए, और डीएनए इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल याद रखिएगा कितने % होता है?
1 to 2%। लेकिन जब हम बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए विल बी 1.1%, 15% in case of mammalian cell, and RNA in case of bacterial cell there will be up to 6% nearby। then जब हम अदर ऑर्गेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो अदर ऑर्गेनिक्स में 2%, there will be also other organics 2%, and inorganics जो होते हैं दे आर अप टू 1%। क्या है? इन ऑर्गेनिक्स दैट इज अप टू 1%। तो ये हमारे पास समवॉट केमिकल कंपोजिशन और बायोमॉलिक्यूलर परसेंटेजेस जो सेलुलर कंपोजिशन है मैमीलियन सेल की और बैक्टीरियल सेल की, याद रखिएगा। इसमें अब मोस्टली अब देखिए एवरेज दी जाती है, जहां पर 2 की बात आ रही है, 2 to 3, इसका मतलब 2.5 भी हो सकता है और 2.9 भी। तो मोस्टली कंट्रोवर्शियल टर्म्स जो हैं, लेकिन आपके एंटी टेस्ट का हिस्सा नहीं होती, लेकिन फिर भी आपने मोस्ट ऑफ जो प्रोबेबिलिटी हमारे मेन मॉलिक्यूल हैं, लाइक प्रोटीन्स है, लाइक वाटर है, इनकी परसेंट कंपोजिशन देखनी है कि कितनी हमारे सेल के अंदर मौजूद है। अब आपकी बुक में अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और बहुत सारे एलिमेंट्स की परसेंट कंपोजिशन दी गई है, आपने उस तरफ नहीं जाना, आपके एंटी टेस्ट का हिस्सा नहीं बनती। अपने नॉलेज के लिए उसको स्टडी करें तो आपकी बुक में टेबल बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की तरफ हम गए, हमने देखा सेल कंपोजिशन की तरफ गए, हमने देखा कि मेजर कंस्टिट्यूएंट जो है दैट इज वाटर। तो हमारे पास जो वाटर है मेजर एज अ कंस्टिट्यूएंट, वाटर को मॉलिक्यूलर फार्मूला में अगर हम देखें तो H2O दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर की तरफ जाएं तो स्ट्रक्चर फार्मूला याद रखिएगा हमारे पास लाइक दिस इज द पार्शियल पॉजिटिव के साथ हाइड्रोजन एंड पार्शियल नेगेटिव के साथ जो है वो ऑक्सीजन मौजूद होता है। अब देखिए यहां पर पार्शियल जो चार्जेस आ रहे हैं, अब ये जो लाइन ऑफ फॉर्मेशन मिल रही है इसे हम कहते हैं पोल। अब इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे? इसे करेंगे सेपरेशन अमंग चार्जेस। अब चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन है उसे हम नाम देते हैं पोल। तो वाटर के अंदर क्या है? 2 सेपरेशंस हैं, इसलिए वाटर डायपोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। कौन सा मॉलिक्यूल कहलाता है? डायपोलर मॉलिक्यूल। और इस पे क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और सेपरेशन जो बन रही है इसे क्या नाम देते हैं? इसकी वजह से डायपोलर कहा जाता है। और 70 to 90% वो तो हम देख चुके हैं कि हमारी लाइफ का, हमारे प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है। ये एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी है कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है ना। अब ये किस फॉर्म में होता है? मोस्टली हमारे प्रोटोप्लाज्म में लिक्विड्स की सूरत में। और इसके मॉलिक्यूल आपको पता है फ्लो करते हैं, और इनके अंदर जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है दैट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से याद रखिएगा वो यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यूनिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं इन केस ऑफ वाटर। क्या? क्योंकि अब इसमें तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। अब यहां देखें तो दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन जो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से यूनिक प्रॉपर्टीज आती हैं, ये आप एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा। देन हमारे पास अगर हम बात करें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ biological importance, or we can say that important properties, importance of water। जब वाटर को बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के हवाले से हम देख रहे होते हैं
तो याद रखिएगा कि वाटर हमारे पास एज अ बेस्ट सॉल्वेंट, एज बेस्ट सॉल्वेंट, पहली प्रॉपर्टी याद रखिएगा। हमारे पास वाटर जो है हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर एक बेस्ट सॉल्वेंट काम कर रहा है। हमारे जितने भी लाइफ प्रोसेस हो रहे होते हैं, लाइफ की एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं, दैट इज बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं इन द लिविंग सिस्टम, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और वाटर क्या करता है? इट इज अ बेस्ट मीडियम, बेस्ट मीडियम फॉर ऑल केमिकल प्रोसेसेस। तो हमारे लिविंग सिस्टम में ऑल केमिकल प्रोसेस के लिए बेस्ट मीडियम है। फिर याद रखिएगा, इट कैन डिसॉल्व पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंस, पोलर एंड नॉन पोलर। याद रखिएगा, नॉन पोलर भी डिसॉल्व हो जाते हैं, बट पोलर कैन बी रेडीली डिसॉल्व। बेस्ट मीडियम है, पोलर नॉन पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं, और ऑल लाइफ एक्टिविटीज को मेंटेन रखने में एज अ बेस्ट सॉल्वेंट के तौर पर वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज हाई हीट ऑफ या हाई स्पेसिफिक हीट, और वी कैन से दैट हायर स्पेसिफिक हीट। याद रखिएगा, स्पेसिफिक हीट जो है इसे हम नाम देते हैं अमाउंट ऑफ हीट। इसको अगर डिफाइन करें, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram substance थ्रू 1 degree सेंटीग्रेड। याद रखिएगा, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। हमारे पास यहां पर फॉर एग्जांपल ये एक सब्सटेंस है जो कि 1 ग्राम है। कितना है? दिस इज 1 ग्राम सब्सटेंस। अब इसका जो ओरिजिनल टेम्परेचर है दैट इज दी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम जितनी अमाउंट ऑफ हीट देंगे डेल्टा क्यू, द अमाउंट ऑफ हीट, ताकि इसका टेम्परेचर राइज होने के बाद कहां पहुंच जाए? 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए। जितनी हीट यहां कंज्यूम होगी इसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो याद रखिएगा, हमारे जो वाटर है हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर जो कि मेजर कंपोनेंट है, अब वाटर की स्पेसिफिक हीट मच हायर होती है, और इसी हायरनेस की वजह से याद रखिएगा, ना तो ये बहुत जल्दी याद रखिएगा सिस्टम को छोड़ता है, अवापोरेट होता है, ना ही बहुत जल्दी ये ठंडा होगा, ना ही बहुत जल्दी वार्म अप होता है। इसलिए नेचर ने हमारी लाइफ का, हमारे प्रोटोप्लाज्म का 70 to 90% दिया है, और इसी वजह से ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हमारे सेल के अंदर परफॉर्म हो सकती हैं इजीली। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट वन, दैट इज द हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो बेटा, जब हम हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करते हैं तो वेपोराइज कहते हैं किसी भी सिस्टम से जब कोई भी लिक्विड, कोई भी लिविंग मटेरियल क्या करता है? छोड़ देता है वेपर्स की सूरत में लिविंग सिस्टम को, तो हम उन्हें कहते हैं वेपर्स। उसे कहते हैं प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहा जाता है। तो हमारे पास जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है मच हायर। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है दैट इज दी बॉइलिंग पॉइंट, बीपी। बॉइलिंग पॉइंट किसका? वाटर का है। अब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो याद रखिएगा, ना तो किसी लिविंग सिस्टम का टेम्परेचर कभी भी 100 डिग्री तक नहीं पहुंचेगा। अगर पहुंचेगा तो प्रोटोप्लाज्म रहेगा नहीं, कोई एंजाइम एक्टिव नहीं होगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज नहीं होगी। इसलिए हायर बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से ना तो जो है ये बहुत जल्दी आइस क्रिस्टल में जाएगा और ना ही वेपोराइजेशन में जाता है।
इसलिए ना ही लिविंग सिस्टम से को ड्राई आउट करेगा, इसलिए लिविंग सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा नेचर ने दिया है। इट मीन्स अगर इसको वेपोराइज होना है तो हाई अमाउंट ऑफ हीट लेनी पड़ेगी, और इसको क्रिस्टलाइज होना है आज के स्टेप बनाने तो बहुत सारी हीट लॉस करनी पड़ेगी। बॉइलिंग पॉइंट मच हायर है, जिसकी वजह से भी नेचर ने इसे हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिया है। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट वन फैक्टर की, दैट इज नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी, दैट इज एज इंफोटेरिक मॉलिक्यूल। एज इंफोटेरिक मॉलिक्यूल, जब हम बात करते हैं इंफोटेरिक मॉलिक्यूल तो याद रखिएगा जब वाटर ब्रेक होता है तो रिजल्ट में OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव साइन। अब याद रखिएगा OH फॉर बेसिक एंड H फॉर एसिडिक, दोनों साइन। अब ये क्या करता है, एसिडिक भी काम कर रहा है और बेसिक भी काम कर रहा है, इसलिए वाटर एज अ इंफोटेरिक मॉलिक्यूल है। और ऐसे मॉलिक्यूल जो एसिड और बेस दोनों काम करें उन्हें हम नाम क्या देते हैं, उन्हें इंफोटेरिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और वाटर जो है इंफोटेरिक मॉलिक्यूल है, इसलिए इट प्रोवाइड मीडियम फॉर एसिडिक एंड बेसिक, एसिडिक एंड बेसिक, मीडियम फॉर द एसिडिक एंड बेसिक रिएक्शन के लिए या प्रोसेस के लिए एक बेस्ट मीडियम प्रोवाइड करता है। अब वो रिएक्शन जिन्हें बेसिक मीडियम चाहिए उन्हें बेसिक मीडियम दे रहा होता है, जिन्हें एसिडिक मीडियम चाहिए उन्हें एसिडिक मीडियम दे रहा होता है। इसलिए वाटर एज ए इंफोटेरिक मॉलिक्यूल जब काम करता है तो हमारे लिविंग सिस्टम में एसिडिक रिएक्शन भी हो रहे होते हैं, बेसिक रिएक्शन भी हो रहे होते हैं। इसलिए दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज है इसके पास, तो हम इसे इंफोटेरिक मॉलिक्यूल कहेंगे। इसी वजह से नेचर ने हमारी लाइफ का बड़ा हिस्सा इसको दिया। देन जब हम बात करते हैं इन केस ऑफ एज अ बफर, तो बेटा अभी अभी हमने बात की है कि जब लाइफ प्रोसेस चल रहे होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं, एसिडिक रिएक्शन भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, तो याद रखिएगा हमारे लिविंग सिस्टम की पीएच वैल्यू इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज डिस्टर्ब होंगी। तो नेचर ने वाटर को यह कैरेक्टर दिया है कि वाटर क्या करता है, रेजिस्ट टू चेंज इन pH, इसे आप नाम देते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो रेजिस्ट टू चेंज इन pH मींस बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शन के पहले और उसके बाद पीएच वैल्यू को चेंज होने से रोकते हैं, इसलिए वाटर को एज अ बफर भी कह रहे हैं हम लोग। और ये हमारे जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, अब ज़ाहिर है पीएच वैल्यू चेंज होगी तो मेटाबॉलिज्म भी चेंज होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी सेल की चेंज होगी, तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रिजर्व रखता है। क्यों? ताकि पीएच वैल्यू चेंज, जब पीएच वैल्यू चेंज होगी मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा, सेल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो नेचर ने यह भी कैरेक्टर दिया है कि ये पीएच वैल्यू को चेंज होने से रोके वाटर, और इसी वजह से भी नेचर ने हमारे सेल का बड़ा हिस्सा रखा है इसको। देन एज इसके पास क्या होती है, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। जब हम बात करते हैं कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस की, तो याद रखिएगा कोहेसिव फोर्सेस, अब आप देखें यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो, याद रखिएगा फोर्स होती है सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, फोर्स अमंग सिमिलर मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड एज द कोहेसिव फोर्स, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं और हमारी जो है वो सेल के अंदर जितनी भी ट्रांसपोर्ट होती है उसमें रोल कर रहे होते हैं, और ये वाटर मॉलिक्यूल इसी कोहेसिव फोर्सेस की वजह से सिस्टम के अंदर फ्लो कर रहे होते हैं। लेकिन एडहेसिव फोर्सेस, याद रखिएगा फोर्सेस अमंग दी
डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लाइक इन बिटवीन वाटर एंड आइंस, साल्ट्स और शुगर्स। जब वाटर और अदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं, दैट इज द एडेसिव फोर्सेस, जो वाटर के अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं, इसकी वजह से ये इस तरह क्लस्टीरियस स्ट्रक्चर में होते हैं और ये फ्लो करते हैं, दैट इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्सेस। अब इसी कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस की वजह से याद रखिएगा हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर, दिस इज द लिविंग सिस्टम। अब इनसाइड द सिस्टम जो भी मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती है या फिर आउटसाइड द सिस्टम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो मटेरियल का आना और सेल से मटेरियल का बाहर निकलना, ये जो प्रोसेस चल रहा होता है, दैट इज ड्यू टू दी व्हाट फोर्सेस? ड्यू टू दी एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस। जिस तरह आपने देखा होगा कैपिलरी एक्शन जो होता है, वाटर जो है वो कैपिलरी ट्यूब में अपटेक करता है, अपराइट जाता है, दैट इज ड्यू टू दी कोहेसिव फोर्सेस। इसी तरह अगर आप देखें जब साल्ट्स एंड आइंस इन केस ऑफ प्लांट्स रूट से एरियल पार्ट की तरफ जा रहे होते हैं, दैट इज ड्यू टू दी कोहेसिव फोर्सेस। व्हाट? दैट इज ड्यू टू दी कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस। क्योंकि एडेसिव फोर्सेस में क्या है? वाटर और आइंस या अदर मटेरियल के दरमियान जो फोर्स है। तो जब वाटर सॉल्यूशन की फॉर्म में मटेरियल को अपटेक कर रहा होता है, जिसको हम जाइलम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसको हम नाम देते हैं रूट से एरियल ट्रांसपोर्ट जो है, जिसको एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं, दैट इज ड्यू टू दीज फोर्सेस। और वाटर के मॉलिक्यूल्स का इकट्ठा रहना, दैट इज ड्यू टू दिस फोर्सेस। तो कैपिलरी एक्शन भी इन्हीं फोर्सेस की वजह से होता है। ट्रांसपोर्ट जो होती है विद इन सेल, आउटसाइड द सेल और इन द सिस्टम, दैट इज ड्यू टू दीज फोर्सेस। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन होती है सेल की, दैट इज ड्यू टू दीज फोर्सेस। दिस इज अबाउट द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मीन्स जो वाटर मॉलिक्यूल की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हम देखते हैं तो उसके हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये वो ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज हैं वाटर के पास जिसकी बेस पर नेचर ने 70 to 80% इट मीन्स एक बड़ा पार्ट दिया है हमारी लाइफ को। तो याद रखिएगा। अब इस लेक्चर को खत्म करने से पहले मैं कुछ एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करता हूं। इसमें एमसीक्यूज नंबर 1, एमसीक्यूज नंबर 1 को अगर हम डिस्कस करें तो याद रखिएगा कि हमारे पास हम एमसीक्यूज जब लिखते हैं तो दी लिविंग मटीरियल, लिविंग मटेरियल इन दी living system or in the cell is collectively termed as, or we can say that called as। तो ऑप्शन ए हमारे पास दी साइटोप्लाज्म, बी है न्यूक्लियोप्लाज्म, सी है दी प्रोटोप्लाज्म, डी है नन ऑफ दीज। तो बेटा याद रखिएगा जब हमने बात की है कि लिविंग मटेरियल इन सेल और लिविंग सिस्टम इज कलेक्टिवली टर्म्ड एज, तो वो साइटोप्लाज्म की फॉर्म में हो या न्यूक्लियोप्लाज्म की फॉर्म में हो, तो हमने पीछे डिस्कस किया इसे क्या नाम देते हैं? प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यूज नंबर 2 हमारे पास है all are true about water except। ए ऑप्शन हमारे पास है बेस्ट सॉल्वेंट, ठीक। बी है एज बफर, सी है दी
amphoteric nature, the solute as best solute। तो याद रखिएगा, हमने पीछे वाटर की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, बेस्ट सॉल्वेंट भी है, एज अ बफर भी काम कर रहा है, एफोटेरिक भी है, लेकिन बेस्ट सॉल्यूट नहीं है। सॉल्यूट तो डिसॉल्विंग सब्सटेंस होते हैं। सो आंसर विल बी द बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह इसी से रिलेटेड और इसी तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, या जो आपको प्रैक्टिस शीट्स दी जाएंगी, जो आपको आपका वीकली टेस्ट वगैरह होंगे या जो भी आपके मंथली टेस्ट होंगे, उसमें इस तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और आपको अंदाजा हो जाएगा किस किस्म के क्वेश्चंस जो है वो हमारे किन किन टॉपिक्स में किस लेवल तक निकल सकते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, आपने डायग्रामेटिक स्टडी लाजमी करनी है। मेरे प्रैक्टिस शीट्स में भी, वीकली टेस्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायग्राम्स पर दिए जाएंगे, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि डायग्रामेटिक स्टडी कैसे की जाती है और उस पर किस किस्म के एमसीक्यूज आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। थैंक्स।